मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूक्रेन रूस विवाद की मूल जड़ क्या है। हालांकि हम देख रहे हैं कि मीडियाई प्रोपेगेंडा द्वारा यूक्रेन रूस विवाद को इस रूप में मैनिपुलेट करके रखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन कोई पीड़ित राष्ट्र हो और कोई रूस का तानाशाह जा करके यूक्रेन पर अपना या किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यह ऐसा नहीं है। यह मीडियाई प्रोपेगेंडा के बाहर इस विवाद को अगर देखेंगे तो हम इसकी मूल जड़ को समझ पाएंगे। खैर, इसकी मूल जड़ पे चर्चा करें तब तक हम आपसे दो शब्द और कहना चाहेंगे। वह शब्द है कि राजनीति और शक्ति के बीच में अपना एक अटूट संबंध होता है, या फिर शक्ति के बिना राजनीति सदैव प्रभावहीन हो जाती है। शक्ति के जरिए ही कोई शासक किसी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य बनाए रखता है। शक्ति के जरिए जब कोई शासक किसी क्षेत्र पर आधिपत्य बनाता है तो इसमें शक्ति के रूप में बल या हिंसा का प्रयोग करता है। प्राइमा फेसिया या प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो यही दिख रहा है कि रूस शक्ति के जरिए यूक्रेन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। किंतु जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि कोई भी शासक किसी भी क्षेत्र पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए नहीं रख सकता केवल बल या हिंसा के जरिए। यदि उसे लंबे समय तक किसी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किए रखना है तो उसे वहां के लोगों के बीच अपनी हेजेमनी स्थापित करनी होती है, या हेजेमनी के जरिए ही वह अपना नियंत्रण लंबे समय तक स्थापित किए रखता है। यानी कि शक्ति का हेजेमनी से भी एक महत्वपूर्ण संबंध है। यहां पर अगर हम देखें तो शक्ति के रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है हेजेमनी में, यहां पर सहमति का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहा जाए कि वहां के लोगों के मन में शासक के प्रति एक सकारात्मक आस्था उत्पन्न की जाती है। तो हेजेमनी में सहमति एक अनिवार्य सिद्धांत है, या हेजेमनी को अगर हम हिंदी में जानते हैं तो प्रधानता के रूप में जानते हैं। तो प्रधानता का अनिवार्य पक्ष है सहमति शासक के प्रति, जहां पर शासक ने हिंसा के जरिए या फिर बल प्रयोग के जरिए अपनी सत्ता की स्थापना की है। तो यह सहमति स्थापित कैसे करता है शासक? तो वहां के लोगों में अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास करता है, धीरे धीरे अपनी शिक्षा, संस्कृति और संस्कार परोसता है। अगर आप देखेंगे तो जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो 1850 के आसपास जब लॉर्ड मैकाले आया तो उसने भी यही किया कि केवल शक्ति के जरिए भारतीयों पर लंबे समय तक नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता, या बल और हिंसा के जरिए शक्ति की स्थापना नहीं लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है। तो हमें आवश्यक है कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश हेजेमनी को स्थापित किया जाए। तत्पश्चात उसने भारत में इंग्लिश को थोपने का प्रयास किया, जैसा कि उसकी मान्यता थी कि हमें भारतीयों को इस रूप में ढालना है कि उनका शरीर तो हिंदुस्तानी हो किंतु आत्मा अंग्रेज हो, यानी कि वह स्वतः स्वीकार कर लें कि अंग्रेज हमारे लिए हितैषी हैं। तो ठीक यही बात रूस और यूक्रेन संबंधों पर भी लागू होती है। जब हम रूस और यूक्रेन के संबंधों पर देखते हैं तो इसके दो पक्ष उभर के सामने आते हैं इस विवाद की जड़ में, हालिया विवाद की जड़ में। पहला पक्ष है कि रूस और यूक्रेन का ऐतिहासिक संबंध या प्राचीन काल से कैसा संबंध रहा है, और दूसरा है कि रूस और यूक्रेन के वर्तमान संबंध कैसे हैं। तो जब हम रूस और यूक्रेन के पुराने संबंधों को देखते हैं तो 1991 के पहले की स्थिति को हमें समझना होगा कि जब रूस ना होकर सोवियत गणराज्य था और इसका क्षेत्रफल वर्तमान से क्षेत्रफल से काफी बड़ा था और यूक्रेन इसका एक अंग था। और फिर रूस यानी कि सोवियत संघ के टूटने के बाद जब वह 15 भागों में टूट रहा है तो उसी के एक हिस्सा यूक्रेन भी अलग हो रहा है। इसके पश्चात अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है यूक्रेन में, या फिर सोवियत संघ से जितने भी राष्ट्र विघटित तो होकर के अलग अलग अस्तित्व बनाए, कई जगहों पे अमेरिका ने अपना प्रभाव बढ़ाया और रूस की हेजेमनी को खत्म करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम इसकी पहले पक्ष को समझते हैं, यानी कि जब रूस ना होकर के सोवियत संघ हुआ करता था और उस दौरान यूक्रेन सोवियत संघ का एक अंग या एक राज्य था, वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान किसी दौर में भारत का एक अंग या भारत का एक राज्य था।
तो जब हम इसके ऐतिहासिक संबंधों पे जाते हैं और विशेषकर यूक्रेन की स्थिति देखते हैं, तो प्राचीन काल में ये पूरा क्षेत्र जो विवादित क्षेत्र है आज का, वह बेंजाइटिन साम्राज्य का उत्तरी पूर्वी हिस्सा था। और बेंजाइटिन साम्राज्य के दौरान ही यहां पर ईसाईयत का प्रसार बढ़ता गया 7वीं 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच। किंतु समय के साथ बेंजाइटिन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। आगे चल करके जब मंगोलिया या चीनी मंगोलाइट लोगों का जब हमला होता है तो इस क्षेत्र पर मंगोलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। उसके बाद रूस में जारशाही का उदय हो रहा है, या रूस में स्वयं अपना एक प्रभावशाली शासन तंत्र उभर करके सामने आ रहा है। और इन शासकों ने अंत में जाकर यूक्रेन में अपनी सत्ता स्थापित की। यूक्रेन को जार शासकों के अधीन या जार राजाओं के अधीन लाने का काम महारानी कैथरीन ने किया सन 1796 के आसपास। तो इस प्रकार सन 1796 से यह रूस का हिस्सा बना। इस पूरे क्षेत्र में, जो कि अगर हम आज के देशों के हिसाब से देखें तो बेलारूस, यूक्रेन और पश्चिमी रूस, इसमें स्लाव जनजाति के लोगों का निवास है, जिनकी एक ही भूसांस्कृतिक अवधारणा है, एक ही नस्ल है और एक ही जीवन पद्धति रही है। आगे चल करके जार शासकों ने इन यूक्रेनियों के मन में अपने प्रति आस्था बनाई और ये यूक्रेनी जार राजाओं के काफी वफादार सिद्ध हुए। 20वीं शताब्दी तक आते आते वैश्विक परिस्थितियां काफी बदल चुकी थीं। एक तरफ आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ रूस, टर्की आदि देश भी अपने संप्रभुता की लड़ाई या उसके विस्तार की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी में आकर के प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आज का यूक्रेन जार शासकों की मदद के लिए खड़ा रहा। करीब 3.5 मिलियन यूक्रेनियों ने जार शासकों का साथ दिया। हालांकि जार शासक प्रथम विश्व युद्ध में काफी कमजोर हो चुका था। इसी दौरान रूस के भीतर एक नया गृह युद्ध छिड़ा और वह था सामंतों के खिलाफ या जमींदारों या कुलकसों के खिलाफ आंदोलन, या रूस के जार शासकों के खिलाफ आंदोलन, जिसका नेतृत्व एक लड़का करता है जिसका नाम है लेनिन। लेनिन किसानों और मजदूरों की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। वे कार्ल मार्क्स की विचारधारा साम्यवाद से प्रभावित है या वामपंथ से प्रभावित है, जिसका कि मूल उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे वह सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो या फिर आर्थिक रूप से। लेनिन की क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही सफल हो गई और जार शासकों का पतन हुआ। बड़ी संख्या में कुलकस या बड़े किसान मारे गए और रूस में एक साम्यवादी शासन की स्थापना होती है या समाजवादी शासन की स्थापना होती है, जिसे कि किसान और मजदूरों का शासन कहा जाता है, हसुआ हथौड़े का शासन कहा जाता है। तो समाजवाद या आम बोलचाल में जिसे हम आजकल वामपंथ के नाम से जानते हैं, ये वास्तव में गरीबों और मजदूरों का शासन तंत्र है, किसानों का शासन तंत्र है, जो कि अमीरों या पूंजीपतियों के शोषण को बर्दाश्त नहीं करता है। तो अब इस दौरान यूक्रेन की स्थिति क्या है? तो जब जार शासक कमजोर होने लगे तो यूक्रेन भी जार शासकों के हाथ से निकल रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है, और ये अपनी एक स्वायत्त पहचान बनाने के लिए आतुर था। लेकिन यूक्रेन के भीतर ही अलग अलग समूहों या दलों के द्वारा सत्ता स्थापित करने के लिए गृह युद्ध छिड़ गया और कोई भी समूह अपनी एक स्वायत्त पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाया। अंतिम में 1922 में यह अपने आप को सोवियत संघ का पुनः अंग बना लेता है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक भाषा, एक संस्कृति के लोग हैं, एक भू संस्कृति है, एक सामाजिक नस्लीय समूह है, स्लाव जनजाति के लोग रहते हैं, और उसके बाद से लंबे समय तक यह पूरा क्षेत्र स्थिर बना रहा। इसी दौरान आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद को रूस से चिंता होने लगी, या उस दौर के सोवियत संघ से चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां जहां पर वहां के पूंजीपति या वहां की मल्टीनेशनल, उस दौर की मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना शासन स्थापित किया है अफ्रीका में, एशिया में, वहां पर भी कहीं रूसी क्रांति से प्रभावित हो करके क्रांतियां ना उत्पन्न हो जाए। खैर, लेनिन का प्रभाव काफी आगे बढ़ा
और चीन में भी यह क्रांति हो गई माओ के नेतृत्व में। किसानों और मजदूरों की सत्ता स्थापित हो गई। भारत के मानवेंद्र नाथ राय, या जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, वे लेनिन के काफी करीबी थे और वे भी भारत से आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद या पूंजीवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इनके अलावा कई युवा क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी रूसी कॉमरेड या रूसी साम्यवाद से प्रभावित थे, जिन्होंने भारत में रहते हुए अंग्रेजी या उस दौर के पूंजीवादी शासन के खिलाफ आंदोलन को छेड़ा। हालांकि आजकल ये युवा होते तो इनको अरबन नक्सली कहा के जेल भेज दिया गया होता। तो उस दौर में ये क्रांतिकारी के रूप में उभरे। अंत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूर्य अस्त होता है और एशिया में लगभग दो बड़ी महाशक्तियां उभर के सामने आ रही हैं, सोवियत संघ और चीन। भारत भी एक तीसरी महाशक्ति, एशियाई महाशक्ति के रूप में 1947 में सामने आ रहा है। भारत की अपनी मजबूरी थी कि या तो वह तकनीकी और आर्थिक सहायता के लिए पूंजीवादी देशों पर निर्भर रहे या भू स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से या जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से रूस और चीन के करीब रहे। भारत ने दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। खैर, आगे देखें इस विवाद से हटते हुए कि यूक्रेन का क्या हो रहा है। तो 1990 तक यूक्रेन रूस का हिस्सा रहा, यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। इसी दौरान अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रूसी साम्राज्यवाद या चीनी साम्यवाद, जो कि 1970 के बाद इंदिरा गांधी के समय में भारत में भी अपने पैर पसार चुका था, उसके दूसरे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। अमेरिका ने इसके लिए रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि यह युद्ध 1950 के दशक से ही पूंजीवाद यानी कि पूंजीवादी शासकों और साम्यवादियों के बीच चलता रहा, जिसको कि कोल्ड वॉर के रूप में हम जान रहे थे। लेकिन यह कोल्ड वॉर अफगानिस्तान में जाकर के पूर्ण युद्ध में बदल जाता है और अंतिम दौर में जो समाजवादी रूस है, सोवियत संघ है, इसका पतन होता है और सोवियत संघ की आर्थिक हालात काफी खराब हो जाते हैं और यह अपने बड़े भूभाग को नियंत्रित रख पाने में सफल नहीं होता। आगे चल करके यानी 80 के दशक में इसके प्रमुख बने गोवर्चो ने अब फैसला लिया कि वह जो पूर्व का जो सोवियत संघ था उसके अलग अलग राज्यों को स्वायत्तता देंगे या स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। इसके तहत उन्होंने दो नीति अपनाई, एक ग्लासनोस्ट पॉलिसी और दूसरी पेरेस्ट्रोइका पॉलिसी। ग्लासनोस्ट पॉलिसी क्या है? इसके तहत लोगों को बोलने की आजादी दी गई, यानी कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता प्रदान की गई ताकि लोग सरकार की आलोचना कर सकें, उसकी गलत नीतियों की आलोचना कर सकें। और जब इनको यह अधिकार दिया गया तो इसमें यह बात स्पष्ट थी कि जब सरकार की आलोचना कर रहे होंगे तो उसे देशद्रोह नहीं माना जाएगा। तो ग्लासनोस्ट पॉलिसी का यह मूल मंत्र था कि लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए। प्रायः साम्यवादी शासन में यह एक बहुत बड़ी कमी है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी अधिक नहीं मिली होती है। दूसरी चीज थी पेरेस्ट्रोइका पॉलिसी। पेरेस्ट्रोइका पॉलिसी के तहत यह तय किया गया कि रूस अपने यहां या सोवियत संघ अपने यहां निजीकरण को बढ़ावा देगा। जैसे ही गोवर्चो ने इन दो नीतियों को लागू किया, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, वैसे ही जनता अब खुली हवा में सांस लेने लगी और सरकारों की आलोचना चालू करने लगी। शासकों के खिलाफ जो साम्यवादी सैन्य जनरल थे उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे। यह बात रूसी जनरलों को पसंद नहीं आई। उन लोगों ने इन सारी परिस्थितियों के लिए गोवर्चो को जिम्मेदार बनाया और अंत में इन साम्यवादी सैन्य अधिकारियों ने अपने ही मुखिया गोवर्चो को कैद कर लिया। खैर, तब तक जनता सड़कों पे थी, टैंकों के सामने खड़ी थी और फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो गया 26 दिसंबर 1991 को। यानी कि वो साम्यवादी सैन्य अधिकारी गोवर्चो की नीति से मिली हुई आजादी को कुचल नहीं पाए। आज भी गोवर्चो को विलियन के रूप में जाना जाता है। जिस समय ये सारी घटना हो रही है,
आज के वर्तमान व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी जर्मनी में तैनात थे, जो कि रूस के केजीबी के एजेंट थे, पूंजीवादी देशों पर निगरानी रखते थे। तो इनकी भी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं उन्हीं साम्यवादी शासकों की तरह ही थी कि गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित के लिए यह जरूरी है कि जो इसकी ज्यादा स्वतंत्रता मिल रही है उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जाए ताकि समानता की स्थापना किया जाए। यानी ये देश जो साम्यवादी देश हैं ये लोकतंत्र के मूल मंत्र के रूप में समता को मानते हैं, जबकि पूंजीवादी देश स्वतंत्रता को। खैर, इस पे हम कभी अलग दार्शनिक लेक्चर लेंगे, वामपंथ और पूंजीवाद पे। हम सीधे मुद्दे पे चलते हैं। तो अब सोवियत संघ का 26 दिसंबर 1991 का विघटन हो जाता है। विघटन के बाद कुल 15 अलग अलग देश निकल के सोवियत संघ से सामने आए, जिनका अपना एक अलग अस्तित्व था। इसी में यूक्रेन भी निकल करके सामने आ रहा है, यानी यूक्रेन भी अपने आप को अलग कर लिया सोवियत संघ से। सोवियत संघ का पतन कोई मामूली बात नहीं थी। यूक्रेन का सोवियत संघ से अलग होना यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लेनिन के दौर से ही यूक्रेन को सोवियत संघ के सिर के तौर पे पहचाना जाता था, यानी उसकी गर्दन के तौर पे पहचाना जाता था कि यूक्रेन का सोवियत संघ से अलग होना कुछ ऐसे ही है जैसे कि भारत से जम्मू कश्मीर का अलग होना हो। फाइनली उसी दौर में वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे जिनका नाम था डेविड रेमनिक। डेविड रेमनिक ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेनिनस्टॉर्म लास्ट डेज ऑफ द सोवियत अंपायर। लेनिनस्टॉर्म लास्ट डे ऑफ द सोवियत अंपायर में इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यूक्रेन का सोवियत संघ से अलग होना वैसे ही है जैसे कि किसी इंसान की गर्दन उससे अलग हो सकती है, और यह किसी भी रूसी को स्वीकार नहीं होगा। खैर, तो यह तो हुआ पहला चरण। अब हम इस घटना के बाद, यानी कि जब यूक्रेन और अन्य गणराज्य अलग हो जाते हैं, उसके बाद की स्थिति को अब हम समझेंगे। तो पहली कड़ी यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं कि अब यूक्रेन अलग हो चुका है और यह रूस सोवियत संघ के लिए एक शर्म की बात थी। अब 1991 के बाद के संबंधों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जैसे ही ये 15 गणराज्य अलग होते हैं तो इनके आर्थिक हालात काफी खराब थे। केवल इन 15 गणराज्यों के आर्थिक हालात ही नहीं खराब थे, बल्कि रूसी खेमे में, सोवियत खेमे में जितने देश थे जैसे कि भारत, इसका भी आर्थिक हालात काफी खराब हो गया था। 1991 के बाद इन रूसी खेमे के देशों को अपनी जीविका चलाने के लिए पूंजीवादी देशों के सामने घुटने टेकने पड़े। भारत ने भी वर्ष 1991 में एलपीजी मॉडल को स्वीकार किया या पूंजीवादी देशों की शरण ली। ठीक इसी प्रकार से सोवियत संघ से अलग हुए ये राष्ट्र भी अपने आर्थिक उत्थान के लिए, जो कि लंबे युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चले लंबे युद्ध में जर्जर हो चुके थे, उनके पुनर्निर्माण के लिए पश्चिमी देशों से सहायता प्राप्त कर सके, उनके तरफ झुके। जब ये देश सोवियत संघ से अलग होते हैं तो उसके बाद अपने आर्थिक सुधार के लिए ये लोग विश्व बैंक के करीब जाते हैं, आईएमएफ के करीब जाते हैं, अपना भारत भी जा रहा है। तो जो विश्व बैंक है या आईएमएफ है, ये संस्थाएं पूंजीवादी देशों की वित्तीय संस्थाएं हैं। उस दौर में भी थी। जो सोशलिस्ट देशों की या समाजवादी देशों की वित्तीय संस्था थी, इसको सीएमईए कहा जाता है, कॉमन म्यूचुअल इकोनॉमिकल असिस्टेंस। तो सोवियत संघ के पतन के बाद इसका जो अर्थतंत्र है वह भी टूट गया था, उसकी भी कमर टूट गई थी, सीएमईए का अंत हो गया। तो अब मजबूरी में सभी देशों को जो कि आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, इन पूंजीवादी देशों के संगठन गैट के सामने या यूं कह दे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामने घुटने टेकने पड़े। तो इसके बदले में अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों ने इन विघटित हुए राष्ट्रों से या कमजोर पड़े राष्ट्रों से ये एक शर्त रखी कि आप अपने यहां निजीकरण को बढ़ावा देंगे और पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो ये देश पूंजीवादी देश है, ये पूंजीपतियों के जरिए ही किसी देश को नियंत्रित करते हैं। टाटा बिरला का जो दौर था 1904 और 1906 के दौर में भी ये ब्रिटिश एजेंट के तौर पर ही थे। खैर, हम आधुनिक फेस में आ रहे हैं, यानी टाटा बिरला का मतलब केवल ये व्यक्ति के नाम नहीं है, एक पूंजीवादी व्यवस्था के नाम है जो हमारे दिमाग में टाटा बिरला बैठा होता है। तो पूंजीपति कभी भी अपने राष्ट्र का नहीं होता है, उसका सीधा उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग से होता है।
तो भारत को हम थोड़ा साइड करके इन्हीं देशों को समझें। तो जब हम इन देशों को देखते हैं, जब ये आईएमएफ के करीब जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के करीब जा रहे हैं सहायता मांगने के लिए 90 के दशक में, तो अमेरिका ने निजीकरण को बढ़ाने की शर्त रखी, या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने रखी शर्त। साथ ही साथ इन लोगों ने एक अन्य शर्त दी। वो शर्त थी कि जो अमेरिकी पैसे से संचालित एनजीओज हैं, इन देशों को यूक्रेन और रूस के विघटित हुए अन्य जो देश आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से सहायता मांग रहे हैं, उनमें घुसपैठ की इजाजत दी जाएगी, यानी कि प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। ठीक है, अब देखें, यहां से अमेरिका का रूसी क्षेत्र यानी कि जो पूर्व का सोवियत संघ था, उसमें अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा। जब ये एनजीओस रूस से विघटित हुए इन राष्ट्रों में जाते हैं, तो यहां पर ये लोग यहां के लोगों के मन में रूस के प्रति नकारात्मक अवधारणाओं को भरते हैं। इसी दौरान रूस भी चाहता है कि जो मुझसे अलग हुए राष्ट्र हैं, ये सब एक मंच पे आए और हम सभी मिल करके नाटो या ब्रिटिश अमेरिकी पूंजीवादी साम्राज्यवाद को रोकेंगे, एशिया में इसके प्रभाव को रोकेंगे। तो एक तरफ रूस अपना प्रभाव इनके तरफ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी अपना प्रभाव इनके तरफ बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन और कई सोवियत संघ से अलग हुए देश अमेरिका और रूस के बीच चले आ रहे वर्चस्व की लड़ाई के शिकार हुए। कुछ यहां इन देशों की राजनीतिक पार्टियां रूस समर्थित थीं और कुछ राजनीतिक पार्टियां अमेरिका समर्थित हो गईं। ठीक यह बात यूक्रेन पर भी लागू हो रही है। जब कोई भी रूसी समर्थित सरकार रूस के इन क्षेत्रों में बनती थी, तो ये एनजीओस उस शासक के खिलाफ आंदोलन करते थे, जनता को भड़काते थे और उस शासक को गिराने में या उसकी सत्ता को पलटने में मदद करते थे। और फिर इसके बदले में अपने चाटुकार यानी नाटो और अमेरिकी समूह अपने शासकों को स्थापित करता था शेर के रूप में या जनता के राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में। अगर हम देखें तो अमेरिकी हस्तक्षेप से इस क्षेत्र में रूस के प्रभाव को कम करने का काफी प्रयास किया गया था और कई देशों में आंदोलन भी चलाए गए, और ये आंदोलन रंगों के नाम पे चलाए गए। जैसे उदाहरण के तौर पे जॉर्जिया, जो कि रूस से अलग हुआ, सोवियत से अलग हुआ था, वहां पे रोज रिवॉल्यूशन चलाया गया रूस समर्थित शासकों को हटाने के लिए। नेक्स्ट, किर्गिस्तान में तुलिप रिवॉल्यूशन चलाया गया। ठीक इसी प्रकार यूक्रेन में भी ऑरेंज रिवॉल्यूशन चलाया गया और इन रिवॉल्यूशंस के जरिए रूस समर्थित शासकों को हटाने का प्रयास किया गया था। खैर, फिर ये अमेरिका अपने समर्थित शासकों को स्थापित करता है इन क्षेत्र में जो भी राष्ट्र हैं जो उसके प्रभाव में आ रहे हैं। जब हम पर्टिकुलर यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो यूक्रेन में भी ऐसे ही हालात मौजूद थे और इन हालातों में कभी रूस समर्थित पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, तो कभी अमेरिका समर्थित पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। अब हालिया विवाद की महत्वपूर्ण जड़ क्या है? तो 2004 में इसी प्रक्रिया के तहत पश्चिमी समर्थक यानी कि नाटो या पूंजीवादी देशों के समर्थक विक्टर युश्चेंको शासक बने। जब विक्टर युश्चेंको शासक बन रहे हैं, तो उन्होंने ये तय किया कि वह यूक्रेन को नाटो के करीब ले जाएंगे, पश्चिमी देशों के करीब ले जाएंगे। जब वह पश्चिमी देशों के करीब ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह बात रूस को नागवार गुजर रही है। क्यों? क्योंकि 1991-92 के बाद जो भी रूस के भाई उससे अलग हुए थे, इन सभी ने अपना कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन किया था और इस कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट के तहत इन्होंने ये चीज कोशिश की थी कि जितने भी पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र हैं या वर्तमान रूस के आसपास के जो देश हैं, वहां पर नाटो के प्रभाव को रोका जाएगा या पूंजीवाद के प्रभाव को रोका जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद रूस और यूक्रेन में तनातनी चालू हो जाती है। 2008 में नाटो ने भी कहा कि हम यूक्रेन को अपने में मिलाने के लिए तैयार हैं। यह बात रूस को और नागवार गुजरी कि उसका एक हिस्सा
किस प्रकार जाकर के नाटो में मिल सकता है। और यदि वह क्षेत्र नाटो में मिल गया तो धीरे धीरे पूंजीवाद रूसी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। अमेरिकी शासकों ने इसके लिए नीतियां भी कई चलाई कि किसी तरीके से पूरी दुनिया को कुछ पूंजीपतियों के हवाले कर करके जो है गरीबों और किसानों का शोषण किया जाए। इसके बारे में ब्रेजेंस्की ने काफी बढ़िया लिखा, जिसमें उन्होंने ग्रांड चेस बोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया और उसने कहा कि अमेरिका का यह प्रयास रहा है कि रूसी क्षेत्र से या रूसी प्रभाव से या उसके हिस्से से अलग हुए जितने भी राष्ट्र हैं वहां पर किसी तरीके से पूंजीपतियों को मजबूत बनाना और अमेरिका ब्रिटेन की वैधता को स्थापित करने का प्रयास करना। ये जो ब्रेजेंस्की हैं ये मैकेंडर के एक सिद्धांत से भी प्रभावित हैं। जैसा कि जियोपॉलिटिक्स के थिंकर मैकेंडर ने कहा है कि जो भी हॉटलैंड पे नियंत्रण स्थापित किए रखेगा वही विश्व पे शासन करेगा, और ये हॉटलैंड लगभग यही क्षेत्र है, रूसी प्रभाव वाले क्षेत्र, और यहां पर रूस की ही चलती है। और इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मतलब जिसका इस क्षेत्र पे प्रभाव रहेगा वही वास्तव में विश्वगुरु बना रहेगा। तो खैर युश्चेंको जो कि नाटो के एजेंट के तौर पे बैठे थे, यहां से निकालकर नाटो में शामिल करने के लिए तैयार हो गए। अब रूस को अपनी सुरक्षा की खतरा महसूस होने लगा। आगे चल करके 2010 में रूस ने के समर्थन में विक्टर यानुकोविच सत्ता संभालते हैं। ध्यान रखेंगे यहां विवाद कब खड़ा हो रहा है, जब अमेरिकी, ब्रिटिश या नाटो समर्थक विक्टर युश्चेंको बन रहे हैं। विक्टर युश्चेंको के जाने के बाद एक मजबूत शासक के तौर पे, रूसी समर्थक शासक के तौर पे विक्टर यानुकोविच आते हैं। दोनों का नाम विक्टर ही है, बस सरनेम दोनों के अलग अलग है। तो इन्होंने आकर के फिर से रूस के साथ अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ बनाया और 1991 के आसपास जो कन्फेडरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स का रूस और उसके अलग हुए भागों ने अपने आप को सह संबंधों के आधार पर बांटने का निर्णय किया था, उस दिशा में प्रयास किया। किंतु अमेरिका द्वारा संचालित एनजीओस यहां पर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, इन पे आरोप लगाने लगे, यहां पर आंदोलन चलाए गए और अंत में जाकर के इनका 2013 में इस्तीफा हो जाता है। फिर उसके बाद अमेरिकी समर्थक शासक पुनः आ जाते हैं और ये फिर से वहां पर राष्ट्रवाद का या पूंजीवाद का नारा देना प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में आगे चल करके वर्तमान राष्ट्रपति 2017 में व्लादिमीर जेलेंस्की बनते हैं। जब व्लादिमीर जेलेंस्की बनते हैं तो ये भी ब्रिटिश अमेरिकी एजेंट के तौर पे ही है या पूंजीवादी गुट के एजेंट के तौर पर ही है। तो इन्होंने भी नाटो की तरफ जाने का पूरा प्रयास किया। जब ये नाटो की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका वर्तमान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विरोध किया। कि क्यों विरोध किया? क्योंकि इनका मानना था कि यदि ये राष्ट्र न्यूट्रल रहते हैं तो रूस और नाटो के बीच में एक बफर स्टेट का काम करेंगे, नाटो और रूस आपस में नहीं टकराएंगे। खैर जेलेंस्की यूक्रेन को उधर ले जाने के लिए प्रयासरत थे। अब प्रश्न है कि अमेरिका का इस क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों करना चाहता है? तो एक तो रूस के प्रभाव को कम करने के लिए, जैसा कि मैंने पूर्व बताया। यूक्रेन में उसकी दिलचस्पी इसलिए है कि क्योंकि जो रूस का यह क्षेत्र आजाद हुआ रूस से या रूस से अलग हुआ तो पूरे यूक्रेन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो कि पश्चिम में पड़ता है, यह पूरी तरीके से कोयले की खादान से भरा हुआ या ऊर्जा संसाधनों से भरा हुआ क्षेत्र है और यहां पर अमेरिका और उसके चहेते पूंजीपतियों की निगाह गड़ी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी यूक्रेन है जो कि रूस की तरफ का है, वहां पर विकास की परिस्थितियां कम है। यूं कहा जाए कि ऊर्जा के संसाधनों का ना होना उसके पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है। और जो पूर्वी हिस्सा जो कि पिछड़ा है, इस क्षेत्र में रूस के साथ जुड़े रहने वाली जनजातियां ज्यादा हैं जो जिनका आकर्षण रूस की तरफ है और ये मानती हैं कि यूक्रेन शुरू से ही रूस का अंग रहा है, इसलिए इसका रूस में समावेशन या मिलन होना चाहिए। तो अब इनसे व्लादिमीर जेलेंस्की से व्लादिमीर पुतिन का विवाद चालू हो जाता है, क्योंकि पुतिन भी उसी कम्युनिस्ट जनरलों की तरह जो नहीं चाहते हैं कि पूंजीवाद विश्व में प्रसारित हो।
इनका मानना है कि किसानों, गरीबों और मजदूरों का शासन होना चाहिए और जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं या बड़ी नौकरियां हैं वे सरकारी नियंत्रण में होनी चाहिए, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति के हितों को भी साधा रखा जा सके और एक मिनिमम सोशल सिक्योरिटी सबको उपलब्ध हो। जबकि जो वर्तमान यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, ये वहां पर इनके आने के बाद पूंजीवादी मीडिया द्वारा इनको महानायक के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है और पूंजीपतियों की अपनी एक फिलॉसफी है कि जनता का अधिक से अधिक शोषण करना, अपने चहेती सरकारों या प्रधानमंत्रियों के जरिए अधिक से अधिक सब्सिडी लेना और गरीब जनता उसको प्रेरित करना शासक को कि गरीब जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए बरगलाए रखे। तो नेक्स्ट, तो ये घटना हो रही है। अब यह विवाद काफी तेजी से उभर करके सामने आने लगा कि किसी भी रूप में रूसी राष्ट्रपति ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने या इस क्षेत्र में, एशियाई क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़े। नेक्स्ट, अब हालिया घटनाक्रम इसी में आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर 2021 में से पहले जनवरी 2021 में नाटो में शामिल होने के लिए व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से फिर से निवेदन किया कि मुझे नाटो में शामिल कर लिया जाए। इस बात को लेकर के ये भड़क गए। ध्यान रखेंगे, ये 2001 जनवरी की घटना है। फिर इसके बाद अक्टूबर 2021 में इस यूक्रेनी शासक ने एक उकसावे वाली कार्रवाई की, जिसके तहत इसने बैरक्टर TB2 मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया और इसी ने रूस को नाराज कर दिया। जब रूस को नाराज कर दिया तो रूस को ऐसा लगने लगा कि जो नाटो पूंजीवादी देश हैं, जो कि एशिया और अफ्रीका को अपने उपनिवेश के तौर पे आज भी जानते हैं और यहां पर 2-4-10% पूंजीपतियों को खड़ा करके इन राष्ट्रों का शोषण करते हैं, वे रूस में अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य जमावड़ा चालू कर दिया। इसके लिए इसने अपने दूसरे छोटे भाई बेलारूस का इस्तेमाल किया। बेलारूस भी उसी का पूर्व का हिस्सा रहा, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और सैन्य जमावड़े के परिणाम स्वरूप अब यूक्रेन की घबराहट बढ़ने लगी। दिसंबर 2021 में हमला करने की दशा में बाइडेन ने रूस को आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब रूस ने नाराज होकर के यूक्रेन से बेलारूस में सैन्य जमावड़ा बढ़ाना चालू कर दिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम रूस को धमकी दे दी। यह बात किसी भी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट शासक को पसंद नहीं आती है कि कोई पूंजीपतियों का एजेंट उसको कैसे धमकी दे सकता है। नेक्स्ट, जनवरी 22 में बेलारूस में सैन्य जमावड़ा चालू हो जाता है, यानी कि इस साल जनवरी आते आते। अब रूस आगे की कार्रवाई करता क्या है? इसने फरवरी आते आते यह निर्णय किया कि जो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से, जो पिछड़े हिस्से हैं और रूस के साथ मिलना चाहते हैं, उन हिस्सों को क्यों ना पहले चरण में मिला लिया जाए। इसके तहत इस क्षेत्र को, पूर्वी क्षेत्र को डोनबास क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें कि 2 राज्य आते थे यूक्रेन के, डोनेस्क और लुहांस्क। इन्होंने अलग राष्ट्रों के रूप में कुछ दिन पहले मान्यता दे दी और उसके बाद यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। तो यूक्रेन पे चढ़ाई का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि नाटो में शामिल मत हो। नेक्स्ट, अब अगले फेज को देखें तो यहां पर क्या यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा है? दिखाया तो यही जा रहा है कि हमारे मीडिया द्वारा कि यूक्रेन शामिल होता है। हकीकत यह है कि एशिया के ये जितने भी उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्र हैं या फिर सोवियत संघ से टूटे हुए राष्ट्र हैं, यहां पर पूंजीपतियों ने अपने शासकों को बैठा रखा है और ये शासक जनता को भरमाने का भरपूर प्रयास करते हैं, अपने ही नागरिकों को लूटते हैं, पूंजीपतियों का खजाना भरते हैं और गरीबों को आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, प्रेरणा करते हैं और ब्लाइंड रिलीजन या धार्मिक उन्माद में उलझाए रहते हैं। घपले, घोटाले, बैंकों के घोटाले बड़ी मात्रा में होते हैं। पूंजीपतियों के द्वारा पूरा इनके नागरिकों का शोषण किया जाता है, लेकिन राष्ट्रवाद की अफीम चटाई जाती है। ठीक यही प्रक्रिया यूक्रेन में चल रही है और ये ब्रिटिश पूंजीवाद को किसी भी राष्ट्र में अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने का, एंग्लो अमेरिकी साम्राज्यवाद का, यह
एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीका रहा है। भारत के भी अगर हम संदर्भ में देखें तो अब भारत की स्थिति यहां क्या होनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने यूक्रेन के बारे में बताया, ठीक ऐसे ही चीजें भारत के बारे में भी अफवाहें उठती रहती हैं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कि ये केजीबी के एजेंट रहे हैं, रूसी समर्थक रहे हैं। हालांकि हम रूस के पुराने समर्थक रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और रूस ने वफादारी से अपनी दोस्ती निभाई। 1990 के पहले जब पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में हुआ करता था और पाकिस्तानी जनरल और पूंजीपति अपने ही नागरिकों का शोषण किया करते थे और उनको इस्लामिक राष्ट्रवाद की अफीम चटाया करते थे, उसी दौर में इंदिरा गांधी ने रूसी खेमे में जाने का निर्णय किया और रूस ने पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन चल रहे इस्लामिक राष्ट्रवाद वाले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो रूस का हम पे वास्तव में बहुत एहसान है, और यानी कि पूर्व सोवियत संघ का, और उसी की मदद से हमने काफी सरकारी हॉस्पिटलों का संचालन किया, प्राइमरी स्कूल खोले, जहां पर बड़ी संख्या में 60 और 70 के दशक में पैदा हुए लड़के फ्री में पढ़ाई किए। तो गरीबों के कल्याण के लिए रूस एक बहुत ही बड़ी अहम शक्ति रहा है। अब देखें, 2014 के बाद से भारत में पूंजीवादी सरकार आ रही है, यूं कहा जाए कि हमारी राष्ट्रीय सरकार आ रही है। इसके बाद से अमेरिका के साथ संबंध हमारे बढ़ने चालू हुए। जैसे ही हम अमेरिका से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने लगे, वैसे ही रूस के साथ भारत के मतभेद उभर के सामने आने लगे। तो ये भारत के साथ मतभेद नहीं उभर के सामने आ रहे हैं, हमारी सरकारों जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की पक्ष वाली पार्टियां हैं, उनसे मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं। तो चूंकि जिस पार्टी की सरकार होती है वह जनता को यही भरमाती है कि हम आप राष्ट्रीय हित में या आपके हित में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं अब भारत का झुकाव की बजाय बीजेपी गवर्नमेंट का जो झुकाव है वह अमेरिका की तरफ अधिक हो रहा है। हालांकि इसी दौरान रूस ने कई सख्त कदम उठाए, पाकिस्तान का रूसी खेमे में जाना हुआ और चीन पहले से रूसी खेमे में है। तो ये सारी परिस्थितियां, चूंकि पाकिस्तान भी जा रहा है रूसी खेमे में और चीन भी जा रहा है रूसी खेमे में, ऐसी परिस्थितियों में हम यदि अमेरिकी खेमे में जाते भी हैं तो उसका कोई हमको बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और ना ही अमेरिका कोई हमारी बड़ी मदद करेगा। इन अमेरिकी ब्रिटिश पूंजीवादी देशों की शुरू से एक नीति रही है, एशिया और अफ्रीका के देशों को आपस में उलझाए रखना। अगर आप देखें तो 70 के दशक में या 50 के दशक में ही पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ करके भुगतान कर चुका है, उसके 2 टुकड़े हो गए। यूक्रेन के हालात आपके सामने हैं, अमेरिका और नाटो की सेना पीछे से मदद कर रही है, लेकिन फ्रंट पे वो अपने नागरिकों की जान नहीं गंवाना चाहेगी। वो चाहेगी कि रूसी खेमे के ये देश आपस में ही कटे मरे। ठीक यही चीज है, यदि भारत चला जाता है अमेरिकी खेमे में तो इसकी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है, चाहे वह कश्मीर के रूप में चुकानी पड़े, चाहे वह अरुणाचल के रूप में चुकानी पड़े। तो जो भू राजनीति है या जियो पॉलिटिक्स है, हमारी यही कह रही है कि हम शुरू से ही या तो गुटनिरपेक्षता की नीति पे चलते रहे हैं या प्रो रसिया नीति पर चलते रहे हैं, और रसिया हमारा शुरू से ही एक वफादार साथी रहा है और खासकर मध्य वर्ग का हितैषी रहा है। रसिया के प्रभाव के कारण ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और सरकारी नौकरियों का विकास हुआ। और जब तक हम रसिया के खेमे में थे तब तक भारत में सोशल सिक्योरिटी की गारंटी लंबे समय तक बनी हुई थी, और जब से हम अमेरिकी खेमे में आए हैं धीरे धीरे सरकारी नौकरियां भी खत्म हो रही हैं, पूंजीपतियों का प्रभाव भी पड़ रहा है, और 2014 से कितने बैंकों में घोटाले हुए हैं आप सभी को पता होंगे, और सारे पूंजीपति भाग करके ब्रिटेन, अमेरिका या इन्हीं के समर्थित देशों में शरण लेते हैं और हमको जीना की टोपी में उलझाए रखा जा रहा है। तो फिलहाल हमारी सरकारों को भी समझना होगा कि रूसी खेमे में ही बने रहने में भलाई है या गुटनिरपेक्षता में ही भलाई है, और मध्य वर्ग की भी भलाई इसी में है कि हम रूसी खेमे में रहें तो मध्य वर्ग जीवित रहेगा। अगर एक बार हम अमेरिकी खेमे में चले गए तो ना तो हमारा अस्तित्व बचेगा और ना ही हिंदुत्व बचेगा। रूस जैसा देश भले ही वामपंथी देश रहा हो, आर्थिक रूप से वो वामपंथी था, लेकिन आज भी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत का वो घर है। बंगाल में भी वामपंथ पनपा आर्थिक क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी दुर्गा पूजा का हेडक्वार्टर बंगाल ही रहा है। तो वामपंथ को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाता है,
व्यवहारिक दृष्टिकोण में, और ये राष्ट्र वामपंथी ना होकर के समाजवादी राष्ट्रों के रूप में केवल आर्थिक नीतियों का ही अनुसरण करते रहे हैं। और आप देख लीजिए कि रेलवे में 2000 के आसपास करीब 20 लाख के आसपास कर्मचारी थे। आज 2014 के बाद से जैसे ही पूंजीवाद बढ़ता चला जा रहा है, रेल कर्मचारियों की संख्या घट के 10 लाख हो गई। आने वाले समय में नौकरियां भी जा सकती हैं। तो हम अपने सरकारों पर भी दबाव जमाएं और अपने इस पुराने मित्र की सहायता के लिए तैयार रहने का आग्रह करें अपनी सरकारों से कि 100 अमेरिका भी मिल करके एक रूस हमारे लिए नहीं बन सकते हैं। तो मुद्दे आप समझ गए होंगे। हालांकि यह डिटेल में काफी हमने बोलने की कोशिश की। फिर हम मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।